यूट्यूब चैनल अंशु स्टडी पॉइंट। देखो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें नया चैप्टर का नाम है नौवां नंबर का चैप्टर है, 9th नंबर, और ये क्या है, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। अब देखो ये चैप्टर है, 9वां नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको, चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो इसमें आपको जानना पड़ेगा, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, बीजीय व्यंजक क्या होता है, सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। तब तक ये बेसिक पार्ट, इसका बेसिक पार्ट नहीं होगा तब तक ये सारी चीज क्वेश्चन करने में डिफिकल्ट होगा, परेशानी होगी। तो इसको देखें पहले अपन, एक समान पद क्या होते हैं, इनके गुणांक क्या होते हैं, ये चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इनके बारे में अलग अलग के लिए डिटेल में एक एक बार करके देखेंगे, तब इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट, उसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। देखो इस चैप्टर में है, ये है बीजीय व्यंजक के सर्वसमीकाएं। तो पहले मैं बताता हूं आपको ये बीजीय व्यंजक होता क्या है। पहले चैप्टर का नाम बीजीय व्यंजक के सर्वसमीकाएं, जिसमें मैंने बीजीय व्यंजक लिया। अब बताइए, आपको पहले जानना पड़ेगा भाई बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब बीजीय व्यंजक के लिए मैंने कुछ टाइम के लिए एक इक्वेशन ले ली, यहाँ पे ले ली 2x + 5 ले लिया। अब बताओ 2x एक 5 लिया, 2x + 5 लिया, एक बीजीय व्यंजक है। अब बताओ यहाँ पे बीजीय व्यंजक है, इस बीजीय व्यंजक में आपको दो राशि मिल रही है। यहाँ पे देखो बीजीय व्यंजक में, यहाँ पे देखो 2x, जहां पे यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, ये x है, इसको चर बोलते हैं। और ये जहां पे कांस्टेंट ये संख्या दे रखी है 5, इसकी जगह 5, 6, 7, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इनको बोलते हैं अचर राशि। और जहां पे x है, ये चर, आपको चर राशि दे रखी है, चर राशि हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे आपकी इस जगह पे यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये तो फिक्स है, ये अचर राशि तो हमेशा क्या फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे तो चर राशि, और x की जब ये चर राशि रहती है, ये चर राशि अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि आप पता है x की वैल्यू 1 भी रख सकते हो, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, तो चर राशि तो चेंज होती है और अचर राशि कांस्टेंट फिक्स रहती है। तो देखो पहले तो लिख देता हूं मैं, ये दे रखे बीजीय समीकरण, इसमें मैं लिख देता हूं चर। अब बताओ ये चर अलग लिखना है, तो बताओ ये चर क्या होता है। इस चर के लिए लिख देता हूं मैं, जिसका मान बदलता रहता है। ये मैं चर लिखता हूं जिसका मान बदलता रहता है, मान बदलता रहता है। अब बताओ मैं क्या कर रहा हूं, जिसका मान बदलता रहता है, मतलब यहाँ पे चर का मतलब, चर बताओ क्या है, जिसका मान बदलता रहा, मैंने ब्रैकेट में दिया x। अब पता है आपको x का है तो मान बदलेगा। यहाँ पे x की जगह मैंने कुछ भी रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, 2 रख दिया। अब बताओ मान है, यहाँ पे x की जगह मैंने 2 रख दिया, तो 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आएगा। मान लो x की जगह पर 3 रख दिया, तो 3 दूनी 4 आएंगे। तो बताओ ये चर राशि तो जिसका मान बदलता रहता है, चर राशि और अचर राशि। अब अचर राशि देखो, इसके लिए लिख देता हूं मैं, अचर राशि क्या होती है। अचर देखो, अचर बताओ, इसमें तो जिसका मान बदलता रहता है, और ये कह रहा है जो फिक्स हो। बताओ जैसे यहाँ पे अचर राशि, अचर राशि कौन सी, अचर राशि यहाँ पे 5 है, 5 है तो ये फिक्स है, तो आप लिख सकते हो 5 जो फिक्स है, मतलब आप लिख सकते हो फिक्स है, ये मतलब ये वैल्यू है, ये फिक्स है, 5 है। अचर राशि फिक्स होती है हमेशा, ये चेंज नहीं होती, तो आप इसके लिखते हो 5, जो 5 है ये फिक्स है। अब मान लो बीजीय व्यंजक तो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो 2p + z, ये भी तो बीजीय व्यंजक है, इसके लिए अलग लिखा आप, तो 2x + 5 ये भी बीजीय व्यंजक है। और आप लिख देता हूं 6q² + 5 ये भी बीजीय व्यंजक है। और आप लिख सकते हो z, ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक। तो आप कह सकते हो ये सभी बीजीय व्यंजक है, ये सभी बीजीय व्यंजक है, ये व्यंजक। अब बताओ ये सभी बीजीय व्यंजक है। अब मैंने बताया था चर राशि। अब बताओ आप इसमें देख के बता सकते हो, बताओ चर राशि तो बताओ यहाँ पे 2 का होगा, तो आप इसके लिए चर राशि है, और z यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, बताओ यहाँ पे z है, इसकी जगह अभी तो नहीं है। अब आप इस पे कैसे पता चलेगा चर कौन सा, यहाँ पे कुछ जो भी अचर राशि होगी वो फिक्स होगी। यहाँ पे बात देखो, इसमें मैंने अभी ये तो वाला एग्जांपल यही लिया था, यही है। जैसे यहाँ पे देखो 6q², अब बताओ यहाँ पे चर राशि ये होगी और अचर राशि यहाँ पे हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे z है। अब ये आपको पहले देखना पड़ेगा बीजीय व्यंजक, इस चीज को समझो पहले, बीजीय व्यंजक होता क्या है। इसके बाद में देखेंगे भाई पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, पदों के गुणांक क्या होता है। तो पहले आपको इसमें पहले ये चीज समझ में आना चाहिए भाई, चर राशि आपको कोई बीजीय व्यंजक दे दे और इसमें से पूछे चर राशि और अचर राशि क्या होती है, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा। चर राशि के लिए मैंने बता दिया, चर राशि जिसका मान बदलता रहता है, चर राशि और अचर राशि जिसका मान जो भी, मान लो यहाँ पे 5 है, 6, जो भी अचर राशि होती है, अचर राशि हमेशा एनी टाइम फिक्स रहती है। तो आप इसके लिख सकते हो भाई एनी टाइम फिक्स रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है अचर राशि। ये अचर राशि कांस्टेंट रहती है, और इसके लिए मैंने अलग अलग से एग्जांपल लिख दिए। यहाँ पे अचर राशि ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक है। इन तरीके से मैं लिख दिया, सभी क्या है, बीजीय व्यंजक। ये होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में आपसे ये पूछ सकता है भाई कौन सी चर है और कौन सी अचर राशि बीजीय। अब देखो इसमें आपने पहले देखा था बीजीय व्यंजक देखा था, और इसके अगला टॉपिक है इसमें बीजीय व्यंजक में, इसमें बोल रहा है अगला पद
ये कह रहा है पदों की संख्या। अब जैसे मैंने आपको बीजीय व्यंजक बताया था, बीजीय व्यंजक में आपको समीकरण बताई थी, बीजीय व्यंजक की समीकरण बताओ। जैसे मैंने कहा था 2p + z है या 2p + z + s है, x है कि या सिंगल है कि ये संख्या, ये 2x + 3x है या 2x + 5yz + 2x है। अब ये पूछ रहे हैं पदों की संख्या। अब ये बताओ पदों की संख्या, तो पहले आपको जानना पड़ेगा भाई पदों की संख्या कितनी है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चेक ये करना है भाई, ये जो आपको जो भी समीकरण दे रखे ये समीकरण देख के आपको बताना है इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या क्या चेक करना, आपको बताओ इसमें कितने पद है, मैं बुक कर रहा हूं, एक पद है, ये दूसरा पद है। तो बताओ ये पूछ रहा है पदों की संख्या कितनी है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप कह सकते हैं पदों की संख्या 2। ऐसा कैसे बताओ, एक पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरा पद है। तो ये पूछे भाई इनमें पदों की संख्या, आपको कोई सी समीकरण दे दे और समीकरण के लिए पूछ ले भाई पदों की संख्या कितनी, तो अब आप इसको समीकरण को देख के कह सकते हो, बीजीय व्यंजक समीकरण दे रखी है, इसको देख के कह सकते हो पदों की संख्या कितनी है, तो 3 है। आप कह सकते हो भाई ये क्वेश्चन ही कह रहा है पदों की संख्या, आपको बीजीय समीकरण दे दे और ये पूछ ले डायरेक्ट पदों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं पदों की संख्या। अब बताओ इसमें पदों की संख्या बताओ, एक सिंगल बीजीय समीकरण दे रहे, तो बताओ इसमें पदों की संख्या 1 है। ये बीजीय व्यंजक, ये भी क्या होगी पदों की संख्या। अगला देखो ये भी एक ये है और ये है, बताओ ये पदों की संख्या। अब बताओ यहाँ पे समान पद असमान पद चलेगा, पर आप तो पहले चीज देखो पदों की संख्या, तो इसमें आप कह सकते हैं पदों की संख्या इसमें कितने हैं, 2 है। ये देखो इसमें 1 2 और ये 3, बताओ ये 5yz है, ये ऐसे मतलब ये अलग अलग है, तो ये कैसे 5 का गुणांक है। गुणांक की चीज बताओ, गुणांक क्या होता है, पदों के गुणांक क्या होते हैं, पर आपको पहले ये चीज ना पदों की संख्या काउंटिंग करना, 1 2 3। इस तरीके से आपको समीकरण मिल जाए, पदों कोई बीजीय व्यंजक समीकरण मिल जाए और आपसे पूछ ले भाई इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो आप इस तरीके से पदों की संख्या निकाल सकते हो। कोई सी समीकरण, मान लो समीकरण आपको दे दे ऐसे 2xy प्लस में 3yz प्लस 6pq², ये बोल दे पदों की संख्या, तो बताओ आप कह सकते हैं 1 2 और 3, इनमें पदों की संख्या कितनी है, तो 3। इस तरीके से है इस पदों की संख्या। तो पहले अगला टॉपिक इसमें पदों की संख्या, तो आपको अगर पदों की संख्या कोई सी बीजीय व्यंजक समीकरण दे दे, अब पूछ ले भाई पदों की संख्या कितनी है, तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते। ये टॉपिक था बीजीय व्यंजक पदों की संख्या, तो इस तरीके से आराम से निकाल सकते। आपने पदों की संख्या निकाल ली, और ये करा मान लो पद दे दे भाई कौन तो समान पद है और कौन असमान पद है, ये भी आना जरूरी है। बीजीय व्यंजक समीकरण दे दे और उसमें आपको अलग अलग दे दे भाई समान पद तो कौन से, असमान पद कौन से, तो आपको ध्यान पड़ेगा। देखो जैसे मैंने कहा ये 2x है, ये 2x है, ये समान पद है, इसके लिए आप कह सकते हो 3x। बताओ ये भी तो एक समान पद है, ये भी एक समान पद है, और मान लो ऐसे कह दे यहाँ पे, ये ऐसे कह दे, बताओ यहाँ पे 2x है, अब बताओ यहाँ पे 2x है, और बताओ ये तो समान पद है, ये समान पद है, और ये कह दिए भाई असमान पद है, असमान। बताओ ये 2x है, मान लो मैंने 3y ले लिया। अब बताओ यहाँ पे तो x का गुणांक तो 2 दे रखा और y का गुणांक 3 दे रखा, तो बताओ यहाँ पे जो भी मैंने कहा था ये कौन सी राशि होती है, चर राशि होती है। देखो ये भी चर राशि, तो बताओ यहाँ पे चर x है, यहाँ पे चर y है। यहाँ पे देखो यहाँ पे चर राशि, बताओ यहाँ पे चर राशि बताओ x है, और यहाँ पे भी चर राशि x है। तो बताओ यहाँ पे x का मान बदलता रहता है, x का मान बदलता रहता है। मैं कह रहा हूँ समान पद, ये जिस जो चर राशि फिक्स है, तो चर राशि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो बताओ ये समान पद है, और जहाँ पे चर राशि अलग अलग दे रखी है, तो आप इनको कह सकते हो असमान पद है। ये आपको ध्यान रखना, समान पद और असमान पद आपको क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो समान पद तो चर राशि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 2x है। ये गुणांक मत देखना, यहाँ के 3 5 कुछ भी हो सकते हैं, पर ये जो चर राशि दे रखी है ना, ये चर राशि को आपको देखना भाई समान पद है या असमान पद है। तो अगर यहाँ पे चर राशि फिक्स है, आपको ये दिखाई दे समान, तो आप कह देंगे समान पद है, और ये आपको चर राशि अलग अलग दिखाई दे, तो आप कह देंगे असमान पद है। ये पहला चीज। मान लो एक और दूसरा ले दे, ये मान लो इसके लिए अलग से ले, जैसे मान लो मैंने ले लिया 3p और 6q, ये अलग अलग ले लिया, मान लो 6q। अब बताओ 6 यहाँ पे q लेंगे तो अलग हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने p ले लिया। बताओ समान पद लेना अपन को, तो बताओ देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चर राशि फिक्स होना चाहिए। बताओ यहाँ पे भी चर राशि फिक्स है, ये देखो यहाँ पे चर राशि फिक्स है, दोनों तरफ फिक्स है, तो बताइए समान पद हो गया। मान लो असमान के लिए ले, मान लो असमान, तो मैंने लिख लिया मान लो 6p या आप कह सकते हैं 6q। अब बताओ 6q असमान पद हो गया, यहाँ पे देखो ये p है, यहाँ पे q है, चर राशि अलग अलग होगी, तो आप कह सकते हो असमान पद है। या मान लो आप इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हो भाई, मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया 2x प्लस में 3x। अब बताओ 2 प्लस x में 2 प्लस 3x, यहाँ पे देखो ये 2x है और ये 3x है। अब बताओ ये समान पद है, समान पद है तो आपको पता है जुड़ सकता है, तो आप कह सकते हो 2 बराबर में 3 और 2 जोड़ने हैं, तो बराबर आप कह सकते हो 5x।
5x बताओ समान पद है तभी तो जुड़े, अगर समान पद नहीं होते तो कहां जुड़ते। अगर मान लो असमान पद के लिए मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस में 3y, अब बताओ असमान पद हो गया, यहाँ पे समान पद था तब तो मैंने जोड़ दिया, ठीक है भाई समान पद है। और ये असमान पद के लिए बताओ 2x है ये 3y है, अलग अलग, तो बताओ ये असमान पद है क्योंकि जुड़े नहीं, अलग अलग पद दे रहे हैं, यहाँ पे x का यहाँ पे y का, अगर दोनों का x था तो मैंने ये समान पद था इसलिए जोड़ दिया। मान लो ऐसा ले ले भाई, यहाँ पे ऐसे ले ले भाई, यहाँ पे 2 सेब की बात करें, यहाँ पे 2 सेब प्लस में 3 सेब। अब मैं कह रहा हूं समान पद का समझ में आना चाहिए भाई समान पद क्या होता है। अब बताओ यहाँ पे भी सेब है और यहाँ पे भी सेब है, तो बताओ 2 और 3 सेब, बताओ चर राशि तो फिक्स है, तो बताओ किस कैसे थे आप 5 सेब हो गए, तो बताओ समान पद ये समान पद। अब असमान की बात करूं, मान लो मैंने कहा भाई 3 सेब कहा और मान लो 5 केला कहा, मैंने कहा दिया 5 केले ले लिया मान लो, अब बताओ 3 सेब और 5 केले ले लिए, बताओ ये असमान पद है, यहाँ सेब है चर राशि और यहाँ पे केले, तो आप कह सकते हो असमान पद। तो आपको ये चीज मेनली ध्यान रखना पड़ेगा भाई समान पद क्या है और असमान पद क्या। यहाँ पे चर राशि, समान पद में चर राशि यहाँ पे दोनों इक्वल होती है और असमान पद में चर राशि जो दे रखी है अनइक्वल होती है, अलग अलग होती है, यहाँ पे p है यहाँ पे q है, x और y। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा भाई समान पद के लिए कौन सी है और असमान पद के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हो, समान पद और असमान पद इस तरीके से आप पहचान सकते हो समान और असमान पद कौन से है। यहाँ पे देखो अब अगला टॉपिक है, ये पूछ रहा है भाई मान लो आपको पदों की संख्या या बीजीय व्यंजक दे दे। अब ये पूछ रहे हैं भाई पदों की संख्या पूछ रहे हैं, मैंने अभी इससे पहले बताया था पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, कितने पद है इस पदों की संख्या, और पदों की संख्या से कहते हैं भाई बहुपद का नाम बताइए। अब बताओ बहुपद क्या, बहुपद का नाम बताइए, पूछ ले भाई बहुपद का नाम बताए, तो एक पद है, एक बहुपद है, द्वि बहुपद है या बहुपद है, इनको अलग अलग से कैसे तरीके से। मान लो आपको मैंने बताया था बीजी, जैसे आपको बीजीय व्यंजक मैंने कहा था, जैसे बार मान लो यहाँ पे 2x है, अब देखो यहाँ पे आपको बीजीय व्यंजक, तो मैंने इसमें आपको अभी इससे पहले वाला टॉपिक बताया था, मैंने पदों की संख्या निकालना बताया था, तो बताओ यहाँ पे पदों की संख्या निकालना बताया था, तो बताओ ये बीजीय व्यंजक एक पद है, इसमें पदों की संख्या बताओ कितनी है, 1 है, इसमें बताया था बताओ इसमें 1 और 2, इसमें पदों की संख्या बताओ 2 है, और इसमें देखो 1 2 3 पदों की संख्या 3 है, मान लो ये है। अब मैंने आप ये जो ऐसा कैसे पदों की संख्या निकाली थी आपने, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक पदों की संख्या 1 2 और 3 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे 1 2 3 लग गया, इन पदों की संख्या को बहुपद का नाम बताना है आपको, ये पदों की संख्या को बहुपद का नाम क्या नाम बताना, तो आप कह सकते हो बहुपद का नाम बताना है, तो एक पद आपको पता है एक पद बहुपद है, तो आप कह सकते हैं एक पद एक बीजीय व्यंजक समीकरण। आपको जैसे ये इक्वेशन है, आपको ऐसे इक्वेशन दे दे और इनसे बोलिए भाई इसमें से एक पद द्विपद और बहुपद समीकरण निकालो, तो आप ऐसे अगर आपको सिंगल ये निकाल ऐसे समीकरण दे दे सिंगल एक पद की, तो आप ये कह देना भाई एक पद बीजीय बहुपद है ये, तो अगर इसके एक पद तो इसका नाम एक पद होता है। अब दो के लिए आ जाए मान लो दो पद, तो आप जैसे इस समीकरण को तो इसके लिए द्विपद, तो आप इसके लिए लिख सकते हो द्विपद, तो आप इसके ये द्विपद समीकरण इस तरीके से लिखना। अगर मान लो 3 आ जाए तो इसके लिए करेंगे आप त्रिपद समीकरण। इस तरीके से आपसे पूछे बहुपद का नाम, तो बहुपद का अगर एक दिखे तो एक पद बहुपद है, और 2 दिखे तो द्विपद बहुपद है, और 3 दिखे तो त्रिपद बहुपद है। तो इस तरीके से आपको पदों की संख्या दे दे और बहुपद का नाम पूछे तो आप आराम से बता सकते हो। पदों की संख्या निकालना बता दी मैंने, पदों की संख्या आप किस तरीके, अगर आपको समीकरण बीजीय व्यंजक समीकरण एक दिखा दे तो एक पद हो जाएगा, और 2x 3y तो 2 पद हो जाएगा। पदों की संख्या आपको मैंने बता दी कितनी कैसी तरीके से आराम से आप पदों की संख्या निकाल सकते हो। पदों की संख्या निकालने के बाद में इधर आपने पदों की संख्या लिख दी और ये बहुपद का नाम पूछे तो एक पद, 2 को द्विपद और 3 को त्रिपद। इस तरीके से पदों को आराम से संख्या को निकाल सकते हो। इस तरीके से करो, जैसे मान लो और मैंने लिख दिया, और मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यहाँ पे लिख दिया, बताओ जैसे एग्जांपल ये दिया मैंने 2x प्लस 3x y में बताओ कितने पद है। अब मान लो ये बताओ मैं लिख दिया 2x प्लस 3x y में कितने पद हैं। अब बताओ इसमें कितने पद हैं, तो आप बता सकते हैं कितने पद बहुपद हैं। आप कैसे तो बताओ, इसमें पहले देखो 1 2 3 पद है। अब 3 पद को मैंने बताया था क्या कहा था, तो त्रिपद, इसका नाम पूछे तो आप कह सकते हैं त्रिपद बहुपद है। ये इस तरीके से पूछ सकता है आपसे, त्रिपद बहुपद। इस तरीके से आपको समीकरण दे तो आप कह सकते हैं त्रिपद बहुपद है। जैसे मान ये दे दे 5x, मान लो आपको 5x प्लस 2y दे दे। अब पूछ ले भाई
इसमें कितने पद है और कौन सा बहुपद का नाम है। तो बताओ यहाँ पे कितने समीकरण, 1 और 2, बताओ पदों की संख्या 2 है, तो बताओ 2 क्या है, द्विपद। तो आप कैसे द्विपद बहुपद है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है एग्जांपल इस तरीके से मिले तो आप इस तरीके से करें, तो इस तरीके से कह सकते हो भाई इसमें द्विपद है, बहुपद समीकरण कौन से है, एक पद है। आपको मान लो कई सारे समीकरण बना के दे दे और इनसे पूछ ले भाई एक पद कौन सी है, द्विपद कौन सी है, बहुपद कौन सी है। इस तरीके से आप जैसे 2x + 3y + 2x कोष्टक में दे दे 3x + y, इस तरीके से अब आपको अलग अलग समीकरण दे दे, इसमें से बोल दे एक पद कौन सी है, द्विपद कौन सी है, बहुपद है। तो आप कैसे ये द्विपद है, एक पद है, द्विपद है, और ये तीन पद है, तो आप कैसे त्रिपद है। इस तरीके से आपको समीकरणों की पहचान करना आना चाहिए। इस तरीके से आप ये देखो, इसमें अगला टॉपिक है एक पैराग्राफ बहुपद के पद एवं संख्यात्मक गुणात्मक। अब देखो बहुपद है, ये देख मैंने क्या बहुपद के पद दे रखे हैं, पद और के एक पद के संख्यात्मक गुणांक। अब देखो संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, पहले तो आपको पद है, आपको मैंने बताया था एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है, ये मैंने सारी चीज बताई थी। और इसमें कह रहा है इसमें संख्यात्मक गुणांक लेना। अब मान लो मैंने किसी भी संख्या के, मैंने देखो आपको संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, पहले तो आप मैंने लिखा 2x + y लिखा, तो बताओ ये जो x + y का गुणांक बताओ कितना है, तो 2 है। तो आप कैसे, तो इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है, 2 है। ऐसे कैसे, मान लो ऐसे मिल जाए 3yz ऐसे। अब बताओ y और z, बताओ इनका गुणांक कितना है, तो z ये 3 है। अब मान लो ऐसे कह दे भाई बताओ इसमें z का गुणांक कितना है, तो अगर आपको z का गुणांक की बात करते तो z का गुणांक बताओ, z का गुणांक तो दोनों, तो आप कह सकते हैं z का गुणांक 3y है। अगर ऐसा कैसे, मान लो z का गुणांक नहीं के, मान लो आपसे कहते बताओ y का गुणांक कितना है, तो y के अलावा जो बच रही है ये इसके गुणांक है, तो आप कह सकते हैं y का गुणांक 3z है। इस तरीके से आप कह सकते हो। मान लो ऐसा ही नहीं कहते, मान लो ऐसे कहते, मैं आपको दे दे 2xy, अब बताओ ये कहते xy का गुणांक, आपको बहुपद दे रखा और इसका संख्यात्मक गुणांक। अब स्पेशल कह दे x का गुणांक या y का गुणांक कह दे, तब तो आप कह देना x का कह तो ये इसका गुणांक ये हो जाएगा। और मान ले आपसे कह दे इसमें से संख्यात्मक गुणांक बताइए, संख्यात्मक गुणांक बताइए, तो आप संख्यात्मक गुणांक, ये बहुपद ये आपको एक पद समीकरण दे रखे इसमें संख्यात्मक गुणांक, तो आप कैसे दे इसका संख्यात्मक गुणांक 2 है। इसके लिए संख्यात्मक गुणांक की बात करें तो इसका 2 है, और इसका कहे इसका संख्यात्मक गुणांक तो 3 है। इसका इस तरीके से कहते हो, मान लो अगर स्पेशल कहते y के z के, तो अलग अलग से कहे तो इस तरीके से आराम से कर सकते हो। अब देखो मान लो अगर ऐसा हो जाए, अब देखो मान लो आपको ये दे रखी एक बहुपद समीकरण दे रखी है, ये बहुपद समीकरण देखो यहाँ पे 2x + 5yz + 6z है। अब देखो मैंने एक कोई इसके ये पद लिख दिया, मैंने एक पद लिख लिया, मान लो एक 2x पद लिख दिया मैंने, बताओ ये 2x पद लिख लिया, पद का नाम पूछना, फिर पद ही तो नहीं खाली, ये एक पद अलग पद है, ये अलग पद है, और ये 3 पद है। आपको पता है त्रिपद है ये वाली ये समीकरण है, तो बताओ एक पद ये है, 2 है, त्रिपद समीकरण में अलग अलग पद को लेता हूं। मान लो मैंने 2x पहला पद ये 2x लिख लिया, अब बताओ 2x का गुणात्मक संख्या, तो मैंने बताया इस 2x का, अब ये सब थोड़ी बोले इसका गुणांक, तो आप ये संख्यात्मक गुणांक निकालना है 2x का, तो आप इसका गुणांक कह सकते हो, इसका गुणांक कितना है, 2 है, क्योंकि इसका गुणांक ये। अगर मान लो 5yz ऐसे कह दे 5y और z, बताओ इसका संख्यात्मक गुणांक कितना है, तो आप इसका संख्यात्मक कितना हो जाएगा, 5, तो आप कैसे संख्यात्मक गुणांक 5 है। अब ये कहते मान लो 6zx है, तो मान लो ऐसे कहते 6z और x, इसका संख्यात्मक गुणांक बताओ, इसका संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, 6, तो आप कह सकते हो 6। इस तरीके से आप कहें, मान लो आपको ऐसे मिल जाए, मान लो आप ऐसे मिल जाए 5, जैसे आपको मिल जाए 5yz, अब बताओ अभी मैंने बताया था 5yz में, अब आपको ऐसे बताया 5yz में, मैंने बताया 5yz में आपसे बोल दे मैं y का गुणांक बताओ, y का संख्यात्मक गुणांक। अब मैंने आपको बताया संख्यात्मक गुणांक किसका पूछ रहा अभी, अब बताओ मैंने कहा था y का गुणांक, अब बताओ इसमें से y का स्पेशल इसके लिए कहे तो इसको छोड़ दे, इसके बाद जो बच रहे हैं तो आप इसका कह सकते हो y का संख्यात्मक गुणांक, तो आप कह सकते हो 5z है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक 5z है। इस तरीके संख्यात्मक गुणांक है, आपको कोई पद दे दे उसका पूछ ले गुणांक कितना है, तो आप कह सकते हो इसका 2x का गुणांक संख्यात्मक गुणांक 2 है, और 5yz का 5yz का संख्यात्मक गुणांक 5 है, और 6zx का संख्यात्मक गुणांक 6। इस तरीके से संख्यात्मक गुणांक आराम से निकाल सकते हो, कोई सी भी आपको दे दे तो इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। देखो इसमें आपने इससे पहले जो था बिन बीज व्यंजक में निकालना सीख लिया, भाई बहुपद क्या है, बहुपदों की संख्या क्या है, एक पद क्या है, द्विपद क्या है, और इसमें है अभी बीज व्यंजक पढ़ने के बाद अब देखते हैं सर्वसमी क्या है।
अब आपको ये सर्वसमीकरण आपको पहले पढ़ चुके हैं, इन सर्वसमीकरण वे होते हैं जैसे आपने बताया, मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, या a प्लस बी को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दे तो इनका गुणांक क्या होता है। ये सर्वसमीकरण, जो सर्वसमीकरण आपको दो चार सर्वसमीकरण ये आपको जनरल याद रखना पड़ेगा और पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको आप लिख देते भाई किस तरीके से सर्वसमीकरण। तो मैं लिख देता हूं, मान लो जैसे मैंने कहा a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करना आपको, तो आपको पता है सर्वसमीकरण a प्लस बी का, तो आप कह सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने जनरल आपको सबको याद होना चाहिए सर्वसमीकरण ये होती है। मान लो ऐसा आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से भी कह सकते हो। भाई आपको जिसका पूछ रहा है माइनस का है तो आप इसके 2ab के आगे माइनस लगा सकते हो, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सर्वसमीकरण ये आपको सबको होना चाहिए। मान लो ऐसे कह दे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको कह दे तो बताओ a प्लस बी को गुणा करना है, a प्लस बी को गुणा करना है a माइनस बी से, तो बताओ गुणा करना है, आपको पता है a को a से गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा a स्क्वायर हो गया। अब बताओ प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब बताओ b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं a प्लस b को a माइनस b से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ सर्वसमीकरण आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे मान लो ये कह दे x प्लस a और x प्लस बी। अब बताओ इस सर्वसमीकरण को भी आपको हल करना है, तो इसको आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कहेंगे आप x प्लस a, या कह सकते हो a प्लस बी, b x प्लस ए बी। अब देखो ये सर्वसमीकरण, इसको आप गुणा करने पर इस तरीके, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो जैसे मैंने कहा x प्लस e, इसको आपको पता चल गया भाई ये है। अब आपको इसको हल करना है इसको डिटेल में, तो आपको पता है पहले x को x से गुणा करेंगे, बताओ x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। ऐसा कैसे, अब बताइए सर में, अब पहले x को कर लिया, अब क्या करना है x को b से, तो आप कह सकते हो प्लस में x को b से गुणा करेंगे तो x भी हो जाएगा। अब बताओ प्लस में ये वाला x से सभी गुणा कर लिए, अब बताओ a से करेंगे, अब बताओ a को x से गुणा करेंगे तो ax हो जाएगा, ठीक है। प्लस में फिर a को x से कर लिया, अब a को b से गुणा करेंगे प्लस में a b, इस तरीके से करते हो। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे, अब बताओ यहाँ पे x था, x की जगह मैंने x स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है प्लस। अब बताओ प्लस में मैंने यहाँ करा, यहाँ बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन चीज आ रही है, यहाँ पे इन दोनों पदों में बताओ क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे कॉमन आ रही है x आ रही है, तो मैंने x कॉमन ले लिया और कह दिया बताओ a प्लस b लिख लो या b प्लस a लिख लो, कोई भी चीज लिख दो। यहाँ पे एक x कॉमन ले ले तो b प्लस a बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, b प्लस a लिख दो चाहे a प्लस a लिख दो, एक ही चीज है। यहाँ पे प्लस में ए बी, बताओ ये फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, यहाँ पे गुणा करके लिखना है, इस तरीके से आपका x प्लस ए, इसको सर्वसमीकरण। तो इस तरीके दो चार सर्वसमीकरण, ये सर्वसमीकरण आपको जरूर याद करना पड़ेगा। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको सही समझ में आता है तो ये चैप्टर करने में आपको आसानी रहेगी। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बाद जो अपन चैप्टर देखेंगे